दो उन्होंने फोकस बताए। एक तो उन्होंने कहा कि रिलायंस रिटेल जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी होगी, और वो दिख भी रहा है, नंबर्स में दिख रहा है, वैल्यूएशन में देखिए, या 50 करोड़ मर्चेंडाइज एक साल में बेचना और 18,000 स्टोर भी खोल लेना। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जो फाइनेंस वाला है ना, उसमें बहुत बड़ा एक गैप क्रिएटेड है जिसको वो फिल करना चाहते हैं। अगर आपने रिलायंस जियो फाइनेंशियल्स की प्रेजेंटेशंस पढ़े होते हैं तो उसमें 7 कंपनी है उसके अंदर जो उस जियो फाइनेंस को एक तरीके से सपोर्ट करेंगे, अलग अलग बिजनेसेस है। वो एक एक कंपनी अपने आप में बहुत बड़ी होने की क्षमता रखती है। अगर केवल एएमसी का बिजनेस होगा तो शायद वो वैल्यू क्रिएट करेगा। तो क्या नेक्स्ट ट्रिगर जो है वो ये दोनों कंपनियां लेंगी ज्यादा बड़े पैमाने, क्योंकि बाकियों में जैसे जियो प्लेटफॉर्म्स है वो ऑलमोस्ट मैच्योर्ड मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं, एनर्जी वाला बहुत लैग के साथ आएगा, लेकिन जियो फाइनेंस और रिटेल में ना आप बिल्कुल घुमा सकते हैं 1 मिनट में। मैं नीरज जी अग्री करूंगा, और मैं अग्री करूंगा जो अमरीश ने बोला, स्ट्रीट थोड़ा डिसअपॉइंटेड होगा कि टाइमलाइन नहीं थी। बट अगर आप पहले भी देखिए, जो ये वाले इवेंट्स हुए वो एजीएम के बाहर हुए, एजीएम में उसका रिहाइड्रेशन ज्यादा हुआ है। जैसे बजट में हम कहते हैं ना नीरज जी, डिसअपॉइंटमेंट होता है, बड़े बड़े रिफॉर्म्स बजट के बाहर होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एजीएम में ही सारा आए, बट स्ट्रीट अगर टाइमलाइन देते कि हम 2025-26 तक प्लान कर रहे हैं, तो आई थिंक उस स्ट्रीट को अच्छा लगता। 3 चीजें जो मुझे लगता है जो स्ट्राइक हुई। एक, उन्होंने जो केपेक्स है वो 75,000 करोड़ ही बोला, बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट का केपेक्स नहीं रिहाइड्रेट किया। वो एक आई थिंक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। रिटेल पे जैसा आपने बोला फोकस ज्यादा था, तो जो टाइमलाइन लगती है रिटेल की पहले लगती है, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये 4th लार्जेस्ट कंपनी होगी मार्केट कैप अगर आज उसका लिया जाए। और जितनी उन्होंने एक्विजिशंस की हैं, पार्टनरशिप्स कर रहे हैं स्पेस में, उससे एविडेंट है। रिटेल बिजनेस में नीरज जी समय लगता है, डेकेड्स लगते हैं पूरा सेटअप बनाने के लिए, और फिर आपकी तुलना की जाएगी एवेन्यू सुपरमार्ट से, ट्रेंड से, जो कि उस स्पेस में है, कि आपके मैट्रिक्स क्या है, मार्जिन क्या है। और जब आप एक्सपेंशन इस फेज में होते हो तो रिटर्न रेशियोज इतने अच्छे रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं जब तक वो एक क्रिटिकल पॉइंट नहीं आता है। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। बट मैं अग्री करूंगा, मैं जैसा मेरा फोकस जियो फाइनेंशियल पे इमीडिएट बेसिस पे एज एन इन्वेस्टर ज्यादा है, क्योंकि वो ऑलरेडी शेयर ट्रेड होना शुरू हो गया है। मैं खुद फाइनेंस बैकग्राउंड का हूँ, और प्लान्स बहुत एग्रेसिव, उन्होंने एक वर्ड अफोर्डेबल यूज किया बीच में, अंडर प्रिविलेज यूज किया। तो मुझे ये लग रहा है उससे कि थोड़ा डिस्ट्रप्शन होने वाला है अनसिक्योर्ड लेंडिंग में काफी बड़े स्केल पे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल उनका कम है, ट्रिपल ए रेटिंग उन्होंने एम्फसाइज करी अपने एजीएम में। तो मुझे लगता है, और कैपिटल बेस की बात करी कि इतने बड़े कैपिटल बेस से बहुत कम फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी स्टार्ट करती है। तो बड़े कैपिटल बेस का ये भी मतलब है कि आप ओपन होंगे सारी अपॉर्चुनिटीज को लेके। तो इमीडिएट बेसिस पे फोकस जियो फाइनेंशियल ज्यादा है मेरे लिए, और फिर रिटेल रहेगा। मैं अग्री करता हूँ। तो गुरमीत जी एक बात बताइए, एक सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन के हिसाब से अब रिलायंस की क्या वैल्यू होनी चाहिए? क्योंकि 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, अगर मैं रिलायंस प्लस जियो को जोड़ दूं तो 8 लाख करोड़ तो अभी रिलायंस रिटेल की वैल्यूएशन ही हो गई है, और जो अभी रिसेंट कतार इन्वेस्टमेंट से उन्होंने फंड रेज किया है। एज ऑफ नाउ मैं जो रिपोर्ट पढ़ रहा था कि न्यू एनर्जी है उसमें अभी ब्रोकरेजेस का 0 एसओटीपी है। सेम केस था जियो के साथ 5-6 साल पहले, और हमने देखा कि क्या जियो की वैल्यूएशन हो गई। तो इस समय आपने कोई एक्सरसाइज की है कि एसओटीपी के हिसाब से इस समय क्या वैल्यू होनी चाहिए रिलायंस की? अनुज, हम टारगेट प्राइस नहीं निकालते हैं कभी स्टॉक का, बट जैसा आपने बोला 120-125 बिलियन डॉलर जियो प्लेटफॉर्म्स का वैल्यूएशन है। रिलायंस रिटेल $100 बिलियन वैल्यूएशन है। तो एनर्जी बिजनेस बेसिकली फ्री है बिजनेस में, बट आप होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट लगाते हैं 20-30% का। तो क्लियरली अंडर वैल्यूड है एनर्जी बिजनेस, जो कि अभी 52-53% एबिटा कंट्रीब्यूट करता है। वो फीचर नहीं कर रहा है वैल्यूएशन पे। और मुकेश अंबानी ने एक बात जब वो वैल्यू क्रिएशन की बात करी तो बोला कि उनका मल्टीप्लिकेशन जो वैल्यू क्रिएशन होगा, और एबिटा वर्ड पे फोकस किया कि कैसे एबिटा एक्सपैंड होगा और इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन होंगे। तो मेरा ये मानना है कि जो बड़ा ट्रिगर जो रिलायंस में आएगा वो रिटेल और एनर्जी में अगर कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर आता है उससे आएगा, और उससे जैसे रेटिंग पहले हुई थी जब वो 800 जब 1000 के लेवल से 2000 प्लस हुआ था। तो एनर्जी बिजनेस की मोनेटाइजेशन से थोड़ा मूवमेंट आना चाहिए रिलायंस में। इंडिविजुअली अगर मैं अभी देखूंगा तो मैं मेरी फोकस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ज्यादा होगी। बट अगर मैं एक फिगर दूं तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 30-35% अंडर वैल्यूड है करंट प्राइस। ओके।